नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण प्लस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर के डीसी, डीएसपी और सब इंस्पेक्टर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उनकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में जिस भी टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। हमारे सेशन का नाम है भारत रत्न विशेष कक्षा। अब देखिए, विशेष कक्षा इसका नाम इसलिए दिया है हमने कि आज ना सिर्फ हम 2024 में जिन जिन हस्तियों, व्यक्तित्वों को भारत रत्न दिया गया है केवल उनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ भारत रत्न कब से स्टार्ट होता है, 2 बार निलंबन हुआ, फिर बालाजी राघवन केस इसमें आता है, चौधरी चरण सिंह जी ने किस प्रकार से पूरे थाने को सस्पेंड किया था, ये सारी घटनाएं, ये सारी कहानी भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना समय गवाए। क्लियर? तो देखिए, भारत रत्न है क्या? सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है, तो आपको याद रखना है कि भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आपको याद रखना है। देश का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, अपने देश में जो नागरिक सम्मान है वो 4 प्रकार के हैं, जिनमें फर्स्ट रैंक पे आता है भारत रत्न। अगर मैं बात करूं दूसरे कोटि में तो पद्म पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कार जो कि वो भी नागरिक सम्मान है, जिनमें पहले नंबर पे आएगा पद्म पुरस्कारों में, ओवरऑल की मैं बात करूंगा तो पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण दूसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, और तीसरा आपका पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण। ठीक है, और आपका जो 4th नंबर का नागरिक सम्मान है वो क्या है? पद्म श्री। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक कि ये भारत रत्न है क्या? एक नागरिक सम्मान है जो विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, राजनीति, इन सब क्षेत्रों में असाधारण और सेवा के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए बेसिक्स देखते हैं हम इसके कुछ, और यहां से ठीक है क्लियर करते चलेंगे चीजों को। तो पहली चीज, भारत रत्न जो पुरस्कार है उसकी जो नॉमिनेशन होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो आप याद रखेंगे, उसका नॉमिनेशन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मतलब बोलते हैं कि इस व्यक्ति को दिया जाएगा और राष्ट्रपति उन्हें ये अवार्ड देते हैं। लेकिन व्यक्तियों का चयन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म, इन सब के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब चाहे महिला हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना, या कोई उद्योगपति हो या किसान हो, सबको उसके फील्ड में बेहतर और असाधारण कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो बिना किसी भेदभाव, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के प्रदान किया जाता है। क्लियर? तो आई थिंक कि इतना आपको क्लियर हो चुका है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में एवं राजनीतिज्ञ, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को असाधारण सेवा के लिए तथा उच्च लोक सेवा को मान्यता प्रदान करने हेतु किसकी ओर से दिया जाता है? भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। ये आप याद रखोगे। इसमें कुछ है नहीं याद करने लायक, ये आपका बेसिक थोड़ा सा बन सके भूमिका उसके लिए है। पात्रता देखो तो प्रारंभ में तो यह पुरस्कार, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन एक समय आता है 2011 का, तो 2011 में इसके क्षेत्र में या इसके मानदंड में थोड़ा सा विस्तार किया जाता है और मानव प्रयास के जितने भी संभव क्षेत्र हो सकते हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह। ठीक है, अब स्वरूप की अगर मैं बात करूं, भारत रत्न दिखता कैसे है, होता कैसे है, तो वो ये आपके सामने है कि पीपल के पत्ते के आकार का एक तांबे का जो धातु, तांबा एक धातु है, उसका एक पीपल के पत्ते के आकार का अपना मतलब बना रहेगा और उस पे आप देखेंगे कि तांबे के पीपल का पत्ता ही है
और उस पे प्लेटिनम धातु का चमकता हुआ सूर्य बना है और उसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, यानी कि तांबे का पीपल का पत्ता होगा, उस पे प्लेटिनम से सूर्य बना होगा और चांदी से भारत रत्न लिखा होगा। ये आगे की बात हो गई। उसके जस्ट पीछे साइड क्या बना होगा, तो राजकीय चिन्ह भारत का अशोक स्तंभ और पीछे लिखा होगा सत्यमेव जयते। ठीक है, इसको सफेद फीते के साथ पहनाया जाता है या धारण कराया जाता है, जिसे भी ये दिया जाता है। इसमें कोई पुरस्कार या राशि नहीं दी जाती। क्लियर? तो अब देखो, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की कोई सीमा है क्या? तो हाँ, आप याद रखेंगे कि अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार एक वर्ष में दिया जा सकता है और ये भी आवश्यक नहीं कि ये हर वर्ष पुरस्कार दिए ही जाएं। तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार देने के ही दिशा निर्देश हैं, नियम हैं, लेकिन 2 बार इन नियमों का उल्लंघन हुआ है। एक तो अभी लेटेस्ट 2024 में जब 5 लोगों को ये अपना भारत रत्न दिया गया, और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 99 में भी इस नियम का उल्लंघन हो चुका है, जब 4 व्यक्तित्वों को भारत रत्न एक साथ दिया गया था। ठीक, और 2024 में 5 लोगों को दिया गया। ठीक, ये 5 व्यक्तित्व को, ये आपके पीपीटी में लिखा भी है कि भारत रत्न के लिए एक वर्ष में अधिकतम 3 पुरस्कारों का नियम एक दिशा निर्देश है। वर्ष 1999 में 1999 में पहली बार इस नियम का उल्लंघन हुआ, जब 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलाई और रविशंकर। इन 4 लोगों को 1999 में दिया गया। और 2024 में जिन 5 व्यक्तित्वों को दिया गया उनके बारे में तो आज की क्लास में हम देखेंगे ही, है ना। हर साल भारत रत्न दिया जाए ये कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अब देखो, 2 बार भारत रत्न दिए भी नहीं गए, है ना। कब? तो एक समय आता है 1977 से, यानी कि 1977 से 1980 तक नहीं दिया गया। और दूसरा क्या है, तो दूसरा आप याद रखोगे 1992 से 1995 तक, 1992 से 1995 से तक। तो देखो, जो 1977 से 1980, ठीक है, इस समय जब भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो क्यों नहीं दिया जाता? तो उसका कारण था कि केंद्र में सत्ता में परिवर्तन हो जाता है ना, केंद्र में सत्ता का परिवर्तन, ठीक है, और स्थिरता नहीं रहती, इस वजह से नहीं दिया जाता है। तो केंद्रीय सत्ता परिवर्तन, ठीक, या सरकार बदल जाती है, ठीक, इस वजह से नहीं दिया जाता। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कब से कब तक, तो 1992 से लेके 1995 तक। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, ठीक है। वो कहानी क्या है, तो देखिए 1992 के आसपास बालाजी राघवन, जो कि केरला के रहने वाले थे, केरला उच्च न्यायालय में वो अपील दायर करते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 18 है, आप लोगों को भी पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है, उपाधियों के उन्मूलन से। उपाधियों का उन्मूलन मतलब उपाधियों का अंत उसमें लिखा है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता, जैसे राय बहादुर हो गया, लॉर्ड हो गया, महाराजा हो गया, राजाधिराज हो गया, है ना। केवल कैसी उपाधियां धारण कर सकता है? तो सैन्य या की शैक्षणिक। सैन्य में कोई व्यक्ति जैसे मेजर है, जनरल है, कर्नल है, तो वो अपने नाम के आगे लगा सकता है। और शैक्षणिक का मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई व्यक्ति पीएचडी कर लिया तो वो भी डॉक्टरेट कर लिया तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। ये आप ध्यान रखोगे। तो इसके तहत क्या कहा गया कि ये अवार्ड बंद कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उपाधियों के अंतर्गत आते हैं, टाइटल्स के अंतर्गत आते हैं। फिर एक याचिका उसी सन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एसपी आनंद के द्वारा,
ठीक है, पहली किसके द्वारा, तो पहली बालाजी राघवन के द्वारा, बालाजी राघवन, ठीक है, कहाँ, केरला। ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला फिर बन के होता है, अभी हम देखेंगे। तो और दूसरा कहाँ, मध्य प्रदेश में, आप याद रखेंगे एसपी आनंद, एसपी आनंद नाम था। एसपी आनंद जी भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको बोलती है पहले आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाइए। अब वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ अपील करते हैं, तो उसके बाद अब निर्णय यहाँ पे कुछ हो नहीं पाता, तो 1995 के आसपास ही कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि लाओ मैटर क्या है, अब इस पे हम बात करेंगे। तो केस क्या बन जाता है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ठीक है, बालाजी राघवन, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस बनता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो निर्णय देती है, कहती है कि अंडर द आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1, ठीक है, भारतीय अनुच्छेद के 18 और सब क्लॉज 1 के अनुसार ये जो भी उपाधियां हैं, इन उपाधियों के अंतर्गत ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि इनको भाई कोई किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा रखते हुए और कोई अविश्वसनीय असाधारण कार्य कर रहा है जिससे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन भी आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का उत्साहवर्धन तो करना पड़ेगा, ठीक। तो ये अवार्ड हम उन्हें देंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने नाम के साथ, है ना, इसे अपने नाम के साथ टाइटल के रूप में, प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में यूज नहीं कर सकता, ठीक। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो वो ऐसे नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो बालाजी राघवन केस आपको याद रखना है। बालाजी राघवन केस में क्या कहा गया कि भारत सरकार भारत रत्न, पद्मश्री जैसे अवार्ड उत्साहवर्धन के लिए लोगों को दे तो सकती है, क्यों, क्योंकि ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लोगों के उत्साहवर्धन के लिए दिए जाते हैं। और यह है कि इन उपाधियों का व्यक्ति जो है अपने नाम के साथ इन पुरस्कारों का उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम इसको, थोड़ा सा स्लाइड में देख लेते हैं। जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक राष्ट्रीय सरकार में परिवर्तन के कारण एवं अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक अनुच्छेद 18(1) के तहत नागरिक पुरस्कारों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। भारत रत्न 2 बार निलंबित किए गए थे, ठीक। मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अब देखो उपसर्ग के रूप में प्रयोग की अगर मैं बात करूं, उपसर्ग मतलब टाइटल, वही जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि वे अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ने के पात्र हैं, ठीक है। बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड में वो यूज कर सकते हैं। कुल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि अब तक कुल 53 व्यक्तियों को, कितने, 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें से 20 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब है मरने के बाद, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो आप याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी को, और कब, तो 1966 में। सारी चीजें हम देखेंगे। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो आपको याद रखना है कि 2 जनवरी 1954 को पहली बार ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहली बार ये पुरस्कार कब दिए गए, 2 जनवरी 1954 को, किसके द्वारा, तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं, उनमें आप याद रखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन जी थे, और आपके C राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और राधा कृष्णन भी राष्ट्रपति रह चुके थे भारत के। क्लियर? तो इतनी चीज आपको याद ही हो गई होगी। टोटल 53 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से 20 मरणोपरांत हैं। पहली बार 2 जनवरी 1954 को दिया गया 3 व्यक्तियों को, जिनमें डॉक्टर राधा कृष्णन थे अपने, और सी राजगोपालाचारी थे, सीवी रमन थे। क्लियर? पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। अब हम आगे देखते हैं, कुछ ये जानकारी है जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो यहां भी देख लो। तो पहली बार कोई ऐसी महिला जिसे पहली बार भारत रत्न ये दिया गया हो, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आप याद रखोगे कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। इन्हें ये अवार्ड कब मिला? तो आप याद रखोगे 1971 में, 1971 में। ठीक है, 1971 में। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। गैर भारतीय अगर मैं बात करूं तो विदेशी व्यक्ति है ना, तो क्या विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? अब प्रश्न उठेगा कि क्या केवल भारतीय व्यक्तियों को ही? देखिए जो मैं पहले तो बोला था कि महिला लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं, उसकी पुष्टि हुई। इंदिरा गांधी जी भी पा चुकी हैं, है ना, भारत रत्न, और मदर टेरेसा वगैरह भी पा चुकी हैं। तो पहली बार इंदिरा गांधी को। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तक 2 गैर भारतीय यानी विदेशी व्यक्तित्वों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें एक हैं अपने खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको आप याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987, ठीक है, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को। और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे आपको नेल्सन मंडेला साहब हैं। तो 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया जा चुका है क्या? भारत रत्न सम्मान। ठीक है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया। ठीक, अब देखो यहां से भी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा, ऐसी कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है नोबेल प्राइज, तो आप याद रखोगे कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। और साथ ही आप ये भी याद रखोगे कि ये एकमात्र ऐसे खेल जगत से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सचिन तेंदुलकर जी को कब दिया गया नोबेल प्राइज? तो आप याद रखोगे 2014 में। ठीक है, 2014 में। क्लियर? 2014 में। ठीक, सचिन जी को 2014 में दिया गया है। अब सबसे वयोवृद्ध या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें दिया गया, तो धोंडो केशव कर्वे जी हैं। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं अभी तक के जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये जिंदा थे, उनकी 100वें जन्मदिन में। कब? 1958 में, 1958 में दिया गया था। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक तो अभी हमने देखा ही 1954 में सीवी रमन जी को दिया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जब 1954 में चालू हुआ तभी। और मरणोपरांत पहले भारत रत्न पाने वाले मैं बता चुका हूं आपको 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है। ठीक, तो फटाफट एक बार इसको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। विदेशियों को भी दिया जाता है, ठीक है, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में, और नेल्सन मंडेला 1990 में, 1990 में दिया गया। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर साहब को दिया गया। एकमात्र खेल का ये पुरस्कार भारत रत्न जो दिया गया है सम्मान, वो सचिन तेंदुलकर जी को ही दिया गया है 2014 में। सबसे अधिक उम्र में धोंडो केशव कर्वे 100वें जन्मदिन में 1958 में मिला था। पहले वैज्ञानिक जो भारत रत्न से सम्मानित हुए सीवी रमन साहब 1954। और मरणोपरांत पहले भारत रत्न प्राप्त करता मरने के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री हैं 1966।
ठीक है, 1966। तो देखते हैं आगे की कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी है सपना डीसी डीएसपी बनना और आप चाह रहे हैं कि गुणवत्ता युक्त क्लास अटेंड करें और उसके बाद आप कोचिंग कंप्लीट करके अपने चयन को सुनिश्चित करें, तो इसके लिए निर्माण आईएएस ने एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन मोड में, और जिसकी फीस मात्र नॉमिनल है 3,999 है ना, 999 माफ कीजिएगा, 999। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, संपूर्ण सिलेबस कवरेज दिया जाएगा। निर्माण 2.0 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे अन्य कोर्सेज के लिए, चाहे वो पीएससी के हों या अन्य एमपी की परीक्षाओं के हों, ठीक है, चाहे वो एफएसओ के हों, चाहे वो एसआई के हों, कि इतने जल्दी कम समय में कैसे आप एसआई का कोर्स कवरेज कर पाएँ, तो उसके लिए इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संजय सर जो हर वर्ष आप लोगों को एमपी करंट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं, वो इस बार हमारे इसी ऐप पे संजय सर स्पेशल नाम से कॉलम है जहाँ पे अपलोड कर दी गई है, और जहाँ जाके आप उसे इजीली रीड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास निर्माण प्लस ऐप है तो वहाँ जाइए और उन पीडीएफ्स का लाभ उठाइए। जिनके पास निर्माण प्लस ऐप नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, ऐसे बच्चे जो मल्टीपल टाइम से प्रीलिम्स दे रहे हैं और उनका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पा रहा है, मेंस और इंटरव्यू की शानदार तैयारी है, पर उनके मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा प्रीलिम्स है, तो उनको ध्यान में रखते हुए निर्माण आईएएस ने पहली बार प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटोरशिप स्टार्ट की है, जिसे हमने नाम दिया है 90+ का दम, ठीक है। 90+ के दम में एक हमारा हिस्सा है क्या, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसका आप डेमो एज अ क्वालिटी चेक इसी यूट्यूब चैनल निर्माण प्लस यूट्यूब चैनल जहां पे आप करंट का लेक्चर देख रहे हैं, उसी में जाके उसकी भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। 90+ के दाम, 90+ के दम के नाम से आपको वो मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स की विशेषता क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसमें 66 इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइव आपको पढ़ाए जाएंगे, जिन्हें संजय सर खुद शॉर्टलाइज करते हैं, और हर वर्ष यहाँ से आपको पीएससी की परीक्षा में 85+ से 90 तक प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। आपको इसमें मिलेगा प्रीलिम्स टारगेट रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव एमसीक्यू मैं बता ही चुका, और कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि केवल ये कोर्स आप लें, आपको बुक नहीं चाहिए, तो आपके लिए हमने एक पैकेज अलग से लॉन्च किया है 2199। आप पे करेंगे और उसके बाद सिंपली एक्सेस कर पाएंगे इस कोर्स पे। और आपको मैं बता दूं कि टाइम बहुत कम है, उसे गंवाएं ना, और बेहतर कंटेंट के लिए इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, लेकिन उससे पहले यूट्यूब पे डेमो देख लें, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और दूसरा ये कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इन सारी सुविधाओं के साथ प्रीलिम्स की बुक भी मिल जाए, तो आपको पे करने होंगे 3,999, जिनमें हम आपको 3200+ एमआरपी की पीटी की बुक उपलब्ध कराएंगे। प्रीलिम्स की बुक आपके घर कुरियर की जाएगी, ठीक है। साथ ही आप याद रखेंगे कि इस कोर्स का मोड क्या है, ऑनलाइन है, क्लियर, ऑनलाइन। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस अगर इंदौर में है तो हमारे इंदौर ब्रांच में आके विजिट कर सकते हैं, अन्यथा ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत रत्न 2024 की। मतलब 2024 में 1999 के बाद दूसरी बार जब नियमों का उल्लंघन किया जाता है, 3 से अधिक व्यक्तित्वों को भारत रत्न दिया जाता है, तो उसमें 2024 का भी साल शुमार है, जिसमें एक साथ 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हों, या फिर आपके पीवी नरसिम्हा राव हों, या कि फिर आपके चौधरी चरण सिंह हों, है ना। तो ऐसे ही व्यक्तित्वों के बारे में ये देखिए आज हम जानेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को।
देखते हैं कि 2025 में, तो पहला नाम आप याद रखेंगे कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को क्या मिल चुका है, भारत रत्न। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में दिया गया। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी थे कहाँ के, तो आपको याद रखना है ये बिहार के थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। और 24 जनवरी 1924 को बिहार के पितौंझिया ग्राम में इनका जन्म होता है, जिसे अब वर्तमान में कर्पूरी ग्राम यानी कि इन्हीं के गांव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मतलब कितनी ही महान शख्सियत ये रहे होंगे कि इनकी जन्मभूमि को इनके नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो जीवन में आप भी या हम सबको ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम जीवन के उस बुलंदी पे पहुंचें, है ना। ऐसे ही व्यक्तित्व की शान में ये कहा जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से पूछे कि तू खुद बता कि तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही कार्य करते रहने चाहिए निरंतर लाइफ में। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये 24 जनवरी जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिन्हें 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। ये बिहार से हैं, बिहार के समस्तीपुर से हैं, पितौंझिया से। पितौंझिया इनके गांव का नाम था, जो कि अब इन्हीं के गांव से नाम से जाना जाने लगा, कर्पूरी ग्राम कहा जाने लगा। ठीक है, 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि अब 2024 में इन्हें दिया जा रहा है भारत रत्न, तो मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, 2 बार इनका कार्यकाल रहा, एक बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979। आपको कार्यकाल तो देखने में छोटा लगेगा, है ना, लेकिन इसी छोटे से कार्यकाल में ये ऐसा काम करके चले गए कि इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार या भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि योगदान क्या था। तो 1967 में ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और जैसे ही ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, है ना, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थी कि पढ़ाई में कि कंपलसरी है, उसे ये खत्म करते हैं ताकि ऐसे भी बच्चे पढ़ लिख सकें जिनके घर में सारे के सारे निरक्षर हैं। ठीक, पहले तो साक्षर करने की आवश्यकता थी, 1967 की बात की जा रही है, और 1967 में अभी देश हाल फिलहाल में आज़ाद ही हुआ था, और उस समय अंग्रेजी जैसी भाषा अगर आप अनिवार्य कर रहे हो तो कहाँ संभव था साक्षरता दर बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना। फिर उर्दू जो कि यहीं भारत में जन्मी पली बसी तो उसको इन्होंने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। 5 एकड़ तक की जमीन पे मालगुजारी को खत्म कर दिया। 1977 में मुख्यमंत्री बने और देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया। इसके लिए इन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया। ठीक है, और आप ये भी याद रखोगे कि इन्होंने ही देश के सामने एक अभूतपूर्व आरक्षण का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने ओबीसी वर्ग के अंतर ही अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अति पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने की बात की। कही कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको, उसके साथ साथ महिलाओं को, उच्च जातियों में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, है ना, उन वर्गों के लिए भी विशिष्ट कोटे के साथ इन्होंने 26% आरक्षण आवंटित किया था। ठीक है, आरक्षण आवंटित इसलिए किया था ताकि जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो उच्च जातियों में पिछड़े हों आर्थिक रूप से, चाहे वो उच्च जातियों की महिलाएं हों या किसी भी वर्ग से हैं, उनको भी समानता का अवसर दिया जाए। ठीक है, ये देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त किया था। ठीक है, देश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक, जितने भी राज्य थे मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए? वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया गया, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने लगे, और इन्होंने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर देते हुए हाशिए पर मजबूत समुदायों के अधिकारों की वकालत की, तो वो आप देख ही चुके हो। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये अपने देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा।
ये समय है लगभग 1979 का। ठीक, आप याद रखेंगे 1979। घटना कहाँ की है? तो घटना है ऊसराहार। ऊसराहार, ऊसराहार कहाँ है? इटावा जिले में, इटावा जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक, आप याद रखेंगे इटावा, यूपी। ठीक, तो शाम का एक वक्त था, शाम, ढलती हुई शाम का वक्त थी, और उस समय ढलती हुई शाम के समय ऊसराहार जो पुलिस थाना था, उस पुलिस थाने में एक किसान मैला कुचैला गंदे कपड़े पहने हुए, है ना, पहुंचता है और काफी मायूस सा खड़ा रहता है पुलिस थाने में। उसकी हिम्मत नहीं होती, बेचारा असहाय लाचार दूर खड़ा रहता है, डरता रहता है, और रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। जनरली वो रिपोर्ट दर्ज करा नहीं पा रहा था। इतने में एक सिपाही खुद उससे आके पूछता है कि बताइए क्या बात है। तो वो बताते हैं फिर डरते हुए वो बुजुर्ग कि देखिए ऐसा है कि मेरी जेब कट गई है, मेरे काफ़ी पैसे थे मेरे पास, तो वो किसी ने चोरी कर लिया है, उसके संदर्भ में मुझे रिपोर्ट लिखानी है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो कहता है अरे कहाँ से आए हो, पूछे तो ये बताए मेरठ से आया हूँ। बोले यहाँ किस लिए आए हो? बोले रिश्तेदार के यहाँ आया था और बैल खरीदना था, बैल लेने आए। तो बोले मेरठ में क्या बैल नहीं मिलता क्या? बोले रिश्तेदार के यहाँ आया था, उन्होंने अच्छे बैल सस्ते दाम पे दिखाए थे इसलिए आया था, तो रास्ते में किसी ने जेब काट लिया। बोले अरे बीवी के डर से घर में पैसे कहीं इधर उधर शराब पी लिए हो गए और डर से इधर रिपोर्ट लिखाने आ गए। बोले ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद रिपोर्ट उनकी लिखी नहीं जाती और वो मायूस होकर बाहर बैठे रहते हैं। तो कुछ देर बाद एक सिपाही आता है, बोलता है रिपोर्ट तो तुम्हारी लिख ली जाएगी पर थोड़ी सी जेब ढीली करो। फिर बात बनती है, वो बोलते पैसे नहीं है, और मात्र 35 रुपए में, आप सोचो, मात्र 35 रुपए में उस बुजुर्ग के साथ बात बनती है, रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद कागज उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और बोला जाता है स्टाम्प भी कि आप साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे। तो वो पेन उठाते हैं, पहले साइन करते हैं, उसके बाद अपने गंदे जेब से जो मैला कुचैला था एक सील निकालते हैं, और जैसे ही उस मोहर को वो स्टाम्प पैड में लगा के उस कागज पे मारते हैं कि पूरा थाना हक्का बक्का रह जाता है, हतप्रभ रह जाता है, क्योंकि सिग्नेचर था चौधरी चरण सिंह और सील क्या थी? भारत के प्रधानमंत्री, है ना। इसके बाद वो पूरे थाने को सस्पेंड कर देते हैं, और ऐसा रैंडमली उन्होंने रेड नहीं किया था। इससे पहले भी भारतीय किसानों ने इनके पास कई बार कंप्लेंट की थी कि साहब ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, तो अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री पद में रहते हुए संसद कभी नहीं गए। ये भी आप याद रख लेना, संसद कभी ना जाने वाले अपने पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हैं, जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। ये देखिए 23 दिसंबर 1902 को, ठीक है, इनका जन्म हुआ था कहाँ? नूरपुर ग्राम, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब देखिए 23 दिसंबर को एक फैक्ट आप याद रख लीजिए, और कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 1902 में इनकी जन्म हुई है, और 1987 में ये 29 मई को इनका देहांत हो जाता है। इनकी समाधि स्थल की मैं बात करूं तो ये राजघाट के पास नई दिल्ली में ही स्थित है, और इसे किसान घाट से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरस्कार ये 2024 का भारत रत्न प्राप्त किए हैं। योगदान की अगर मैं बात करूं तो 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया, यानी यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 1979 में 1979 में देश के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री भी रहे थे ये, फाइनेंस मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना में भी इनकी भूमिका थी, वित्त मंत्री भी थे, और ये प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, उप प्रधानमंत्री, है ना। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करूं तो इनकी रचना है जमींदारी उन्मूलन। लेखन का भी इनको शौक था, तो जमींदारी उन्मूलन ये रचना लिखते हैं।
भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि, प्रिवेंशन और डिवीजन होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स रेड, आप सब देख लीजिएगा, ये इनकी रचनाएं हैं सारी। ठीक है, तो आपको दो हमने देख लिया जिन्हें भारत रत्न 2024 में दिया गया, दो व्यक्तित्व, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, याद रखना है, मरणोपरांत दोनों अभी तक। तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, तो तीसरे व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव हैं और इनकी भी मृत्यु 2004 में हो जाती है, भारत रत्न 2024 में मिलता है। मतलब कि इन्हें भारत रत्न कब मिला? मरणोपरांत ही मिला। ठीक है, फटाफट देखते चलेंगे। ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे, कार्यकाल 21 जून 91 से 16 मई 96 तक 96 तक था। इनका पूरा नाम है पामुलिपति वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1901 में 28 जून 1921, माफ कीजिएगा 28 जून 1921, 28 जून 1921 को कहाँ? वांगरा ग्राम, जिसे करीम नगर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु की बात करूं तो 23 दिसंबर 2004 को। ठीक है, भारत रत्न देख ही चुके हैं। योगदान की बात करूं तो वर्ष 1971 से 73 की अवधि में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ये। 14 जनवरी 1980 से 84 तक देश के विदेश मंत्री भी रहते हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में आप देखेंगे कि इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला जो एलपीजी मॉडल है वो भी अपनाया गया है ना। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, 19 जुलाई 84 से 25 सितंबर 85 के मध्य यह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री ये सब रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में एलपीजी मॉडल यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। ये 18 भाषाएं जानते थे। ठीक, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ देख सकते हैं आप, मल्टीपल भाषाएं थी, 18 थी। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति कौन है? पहले आपको याद रखना है कर्पूरी ठाकुर। ठीक, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बाद हमने क्या देखा? तो चौधरी चरण सिंह, जो कि देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा? तो हमने देखा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, तो ये तीनों को भी मरणोपरांत ही प्राप्त किए हैं। फिर अगले हैं एमएस स्वामीनाथन। इनके बारे में अगर मैं कहूं तो इनका जब नाम आए तो आपके मस्तिष्क में 7 तोपें बजनी चाहिए। ठीक है, या हूटर कुछ, यानी 7 तोपों की सलामी इनको दिया जाना चाहिए। हरित क्रांति के जनक के नाम से, है ना, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो, मतलब सलाम है यार इस व्यक्ति को। देखते हैं इनके बारे में। तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अनुवांशिकीविद हैं एवं नीति निर्माता हैं। इनके अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन हैं। 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। 2023 में 28 सितंबर 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में इस महान शख्सियत ने अपना देहावसान किया, अपने शरीर को त्यागा। योगदान की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1954 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शामिल होते हैं। 1954 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शामिल होते हैं। फिर 60 का दशक जब रहता है, डिकेड 1960 के दशक में, ये उच्च उपज वाली गेहूं एवं चावल की किस्मों का विकास करते हैं जो भारत की खाद्य एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। 1972 से 1979 के बीच इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पद भी संभाला। ठीक है, ICAR का महानिदेशक 1972 से 1979 तक रहते हैं। 1982 से 1988 तक फिलीपींस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक रहते हैं, फिलीपींस में। अब सोचिए, अब 1988 में इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की खोज की, स्थापना की। 1989 में मैंग्रोव संरक्षण का ये कार्य करते हैं और जलवायु परिवर्तन में मैंग्रोव की जो भूमिका है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में, उस पर ये जोर देते हैं।
वर्ष 1990 में ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम्स की स्थापना करते हैं। इनको मल्टीपल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्ष 1967 1967 में इन्हें पद्मश्री, 1972 में इन्हें पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण, ठीक है। ये देख लो, पहले सबसे छोटा पद्मश्री, फिर उससे बड़ा पद्म भूषण, सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात कर रहा हूँ मैं, फिर उससे बड़ा पद्म विभूषण और 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न, ठीक है, 2024 में। उसके बीच में इन्हें कई, जैसे 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो प्रथम पहली बार किसी को प्राप्त हुआ, 1971 में रेमन मैक्स से पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो हमने 4 व्यक्तियों को देखा, कर्पूरी ठाकुर और आपके पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। लास्ट में लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनका फोटो इन लोगों ने नहीं लगाया, ठीक है, पहचानते ही होंगे आप सब। तो ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म होता है, कहाँ, कराची में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और बंटवारे के समय, देश के विभाजन के समय 1947 में इनकी फैमिली पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ से चल के आती है और इंडिया में ये बसते हैं। इन्होंने गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो देखिए, हमने देखा कि वर्ष 2024 में इस कक्षा में हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, 5 व्यक्तियों को, जिनमें पहले नंबर पे हमने क्या देखा, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि चौधरी चरण सिंह के बाद पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। और पीवी नरसिम्हा राव के बाद अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन को दिया गया। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो जनक हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे हमने क्या देखा, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। अब देखिए, ये 3 ही निर्धारित है कि अधिकतम 3 दे सकते हैं। 2024 में पहली बार उल्लंघन हुआ, हमने देखा 1999 में हो चुका है। उसके बाद हमने देखा कि पहली महिला, पहले, है ना, सबसे कम उम्र के किसको दिया गया, बालाजी राघवन केस देखा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होंगी अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नई क्लास में, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।